दोस्तों आज से 45 साल पहले नासा ने 2 एयरक्राफ्ट वोयेजर स्पेस में भेजे थे जो अब तक स्पेस में ही हैं। सवाल ये है कि इस स्पेस क्राफ्ट को 45 साल तक एनर्जी कैसे पहुंचाई जाती रही होगी। आज की वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ये स्पेस क्राफ्ट कितनी तस्वीरें ले पाया है और किस किस सैयारे के नजदीक पहुंचा है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों 1970 की दहाई थी जिसमें स्पेस के हवाले से काफी ज्यादा रिसर्च की गई थी। पहले तो चांद पर अपोलो मिशन भेजा गया। इसके बाद नासा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारे जुपिटर, प्लूटो, नेपच्यून, सैटर्न और यूरेनस को स्टडी करने जा रहा था, जिसके लिए जदीद किस्म के स्पेस एयरक्राफ्ट भेजे जाने थे। लेकिन फिर 1972 में ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इस पर आने वाला खर्चा बहुत ज्यादा था। इस पर तकरीबन $1 बिलियन का खर्चा आ रहा था। इसके बाद 1977 में नासा ने एक और प्रोग्राम शुरू किया जिसमें 2 स्पेस एयरक्राफ्ट वोयेजर 1 और वोयेजर 2 जुपिटर और सैटर्न पर भेजने के लिए तैयार किया गया। इनमें से वोयेजर 1 तो जुपिटर की तरफ मूव करता रहा, लेकिन वोयेजर 2 को जुपिटर के बाद सैटर्न की तरफ भेजा गया, जिसके बाद इसकी डायरेक्शन यूरेनस की तरफ मोड़ दी गई। दोनों स्पेस एयरक्राफ्ट में स्लो स्कैन कलर टीवी लगा हुआ था जो प्लांट्स की और स्पेस की तस्वीरें लेता था। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स लगे हुए थे जिनका काम मौसम की मालूमात, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी चीजों के बारे में मालूम करना था। लेकिन दोस्तों 2022 में इन स्पेस क्राफ्ट्स को 45 साल पूरे हो चुके हैं। 45 साल तक इनको पावर सप्लाई कैसे दी गई, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो चलें देखते हैं। इन स्पेस क्राफ्ट्स को ऐसी पावर सप्लाई की जरूरत थी जो मुसलसल खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता जाए। इस मकसद के लिए इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर इस्तेमाल किए गए हैं। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है, ये जनरेटर रेडियो एक्टिव एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसमें रेडियो आइसोटोप्स को तोड़ा जाता है और नतीजे में मिलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस जनरेटर में रेडिएशंस के लिए प्लूटोनियम 238 आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। यह आइसोटोप अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करता है जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्लूटोनियम जितना ज्यादा पार्टिकल रिलीज करता है, इसकी बिजली जनरेट करने की पावर कम होती जाती है और जब इसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो प्लूटोनियम की प्लेट्स ठंडी हो जाती हैं। साथ ही साथ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। अब चूंकि प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ 87 साल है, लिहाजा थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में मौजूद प्लूटोनियम की लाइफ हर साल 0.787% कम हो जाती है। लेकिन वोयेजर 1 और वोयेजर 2 में थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की एफिशिएंसी तेजी से कम हुई है। 2000 में तकरीबन 23 साल बाद ये जनरेटर अपनी असल कैपेसिटी के मुकाबले में 67% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। दोस्तों अब वोयेजर 2 में बात करते हैं कि इसने कितना सफर किया, क्योंकि वोयेजर 1 तो जुपिटर की तरफ ही रहा है, लेकिन वोयेजर 2 कई सैयारों के नजदीक गया है। 1980 में वोयेजर से ली गई जुपिटर की तस्वीरें पहली दफा आना शुरू हुई थी। वोयेजर 1 के मुकाबले में वोयेजर 2 ने जुपिटर के बहुत सारे चांद की क्लोज और क्लियर तस्वीरें ली थी। उसने जुपिटर के पूरे सिस्टम की बहुत अच्छे तरीके से तस्वीर ली थी। न सिर्फ जुपिटर की बल्कि उसके चांद कैलिस्टो, आयो एंड अमाल्थिया, यूरोपा, गैनीमेड की बहुत अच्छे तरीके से तस्वीर ली थी। दरअसल वोयेजर जुपिटर के चांद यूरोपा के तकरीबन 2,05,720 किलोमीटर नजदीक पहुंच चुका था। इसका जुपिटर से फासला तकरीबन 6,50,000 किलोमीटर था। इतना नजदीक पहुंचकर ये वहां पर मौजूद बादलों तक की तस्वीर ले रहा था। उसने 4 नए चांद दरियाफ्त किए और 70,000 तस्वीरें नासा को भेजी। दोस्तों वोयेजर 2 ने जुपिटर पर मौजूद रेड स्पॉट को मुकम्मल ऑब्जर्व किया और इसकी जगह में तब्दीली भी देखी, यानी ये अपनी लोकेशन मुसलसल बदल रहा था। साथ ही साथ जुपिटर की शक्ल और कलर में भी तब्दीली देखी। 1981 में वोयेजर 2 की डायरेक्शन चेंज की गई और उसे सैटर्न की तरफ भेजा गया। यहाँ उसका सामना एक और प्लेनेट जो दरअसल चांद था उससे हुआ, जिसका नाम आई एपिटस था। उसने इसकी भी काफी क्लोज तस्वीरें ली। उस वक्त वोयेजर 2 सैटर्न के 23,000 किलोमीटर नजदीक पहुंच चुका था। उसने उस दफा भी बहुत सी तस्वीरें ली जिनसे सैटर्न को भी समझने में मदद मिली। ये काफी नजदीक पहुंच चुका था और इसने सैटर्न के चांद को भी समझने में काफी मदद दी। लेकिन उस टाइम में बहुत से छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स इस स्पेस क्राफ्ट से आकर टकराते थे और प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते थे।
ان کی وجہ سے وویجر 2 کا ایک پلیٹ فارم بالکل رک گیا تھا، لہٰذا یہ ایئر کرافٹ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس ایشو کو فکس کر دیا گیا، لیکن وویجر 2 میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس لیے اس کے ٹکرانے کے خطرے کی وجہ سے اسے مزید آگے نہیں بھیجا گیا، بلکہ سیٹرن کے چاند کی تصویریں لی گئیں۔ اب جس مقصد کے لیے وویجر کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے ریٹائر نہیں کیا گیا۔ 1986 میں اس کی ڈائریکشن یورینس کی طرف موڑ دی گئی۔ یہ سفر تقریباً 4.5 سال میں مکمل ہونا تھا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کا یورینس کی طرف سفر تھا، اس سے پہلے کوئی بھی یورینس کے نزدیک نہیں گیا تھا۔ دوستو، یہ اسپیس کرافٹ اتنا دور پہنچ چکا تھا کہ اس کے سگنل زمین تک پہنچنے میں 2.5 گھنٹے کا وقت لیتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ سگنل روشنی کی اسپیڈ سے سفر کر رہے تھے۔ دوستو، وویجر 2 جب یورینس کے نزدیک ترین پہنچا تو اس کا یورینس سے فاصلہ 81,000 کلومیٹر تھا۔ اس سفر کے دوران وویجر نے 10 نئے چاند دریافت کیے، یہ سارے کے سارے یورینس کے تھے۔ یہاں پہ اس ایئر کرافٹ نے دیکھا کہ یورینس کی میگنیٹک فیلڈ 55 ڈگری پر ٹلٹ کر گئی تھی، جبکہ یورینس پر ہوا کی اسپیڈ ہمارے اندازے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ یہاں ہوائیں 724 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ وویجر نے یورینس پر ابلتے ہوئے پانی کا سمندر بھی دیکھا۔ وویجر نے یورینس کے چاندوں کی تصویریں بھی بہت اچھے سے لیں۔ اگست 1999 میں اسے یورینس سے نیچون کی طرف بھیجا گیا۔ اب یہ ایئر کرافٹ زمین سے تقریباً 7 بلین کلومیٹر دور جا رہا تھا۔ پھر یہ نیپچون کے 4800 کلومیٹر نزدیک پہنچا اور اس بڑے ستارے کے نزدیک پہنچنے والا پہلا انسانی آبجیکٹ بن گیا۔ یہاں پر وویجر نے 6 نئے چاند دریافت کیے۔ وویجر نے نیپچون کے سب سے بڑے چاند ٹیٹین پر ہمارے سولر سسٹم میں موجود سب سے ٹھنڈا برف کا چاند دریافت کیا، جس پر نائٹروجن آئس کا وولکینو پھٹتا ہے اور نائٹروجن لاوے کی طرح باہر نکلتی ہے۔ دوستو، نیپچون کے آس پاس 12 سال تک سفر کرنے کے بعد وویجر 2 نے اپنی ڈائریکشن چینج کی اور سولر سسٹم سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ 2017 تک یہ سولر سسٹم کے اینڈ کو پہنچ چکا تھا، جہاں سے آگے اس کا سفر مزید چلتا جا رہا تھا، لیکن اس کی انرجی میں کمی دیکھنے کی وجہ سے اس کے بہت سے فنکشنز کو بھی روک دیا گیا، پر اب بھی مسلسل اس کی انرجی پروڈکشن کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے واپس بلانا ہی پڑے گا۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ 45 سال پہلے ٹیکنالوجی کچھ اور تھی اور ڈیوائسز کچھ اور طرح کی تھی، جبکہ آج کے جدید دور میں بہت کچھ بدل گیا ہے، پر ابھی تک بھی وویجرز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آخر کیسے ان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ اب آہستہ آہستہ انہیں کنٹرول کرنے والی ڈیوائس بھی ختم ہو رہی ہیں؟ تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ان اسپیس کرافٹس کی جگہ نئے جدید ایئر کرافٹس کا استعمال کیا جائے؟ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔